नमस्कार छात्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 की विषय हिंदी का PT1 का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर आपको PT1 में दिया जाएगा। आपका जो हिंदी विषय का पेपर है उसका जो पूर्णांक है वो 40 नंबर का है। 40 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा और उसमें आपको जो समय दिया जाएगा उस पेपर को सोल्व करने के लिए वो समय दिया जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। हिंदी का पेपर है, उसके अंदर आपके 4 खंड आएंगे पेपर के अंदर। तो खंड क के अंदर आपको पठन कौशल दिया हुआ है। इसमें प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आपको इसके अंदर गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उस गद्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 5 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 1 अंक का है और जो ये प्रश्न है ये आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो ये प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। गद्यांश में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गद्यांश को देखते हैं। समय के ऊपर आपको ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है और जिसने समय की बर्बादी की है वह स्वयं ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 7वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल कई विद्यालयों में देर से आने पर प्रवेश भी नहीं दिया जाता। छात्रों को समय का महत्व अवश्य समझना चाहिए क्योंकि समय का सही उपयोग करके ही वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपना गद्यांश है जो समय के ऊपर आपको गद्यांश दिया गया है कि किस प्रकार अपने को समय को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, विकल्प वाले क्वेश्चन हैं। 5 प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में सबसे मूल्यवान किसे माना गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट है जीवन को, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अनुशासन को, थर्ड ऑप्शन है समय को और फोर्थ ऑप्शन है खेल को। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा समय को, क्योंकि इसमें समय के ऊपर ही बात की गई है इस गद्यांश के। फिर ख प्रश्न है खिलाड़ी पदक से क्यों चूक गया। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं अभ्यास नहीं किया, देर से पहुंचा, थर्ड ऑप्शन है सेकंड के 7वें हिस्से से पीछे रह गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, सेकंड के 7वें हिस्से से वह पीछे रह गया। गया प्रश्न दे रखा है अपने को विद्यालय में देर से आने पर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पुरस्कार मिलता है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है छुट्टी मिल जाती है, थर्ड ऑप्शन है प्रवेश नहीं दिया जाता और फोर्थ ऑप्शन है वो है परीक्षा रद्द हो जाती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है प्रवेश नहीं दिया जाता। फिर घ प्रश्न है छात्रों को समय का महत्व क्यों समझना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अधिक खेलने के लिए, सेकंड ऑप्शन है मित्र बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है घूमने के लिए। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन है अपने गद्यांश के अकॉर्डिंग वो है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। फिर अंगा नंबर का प्रश्न है गद्यांश को सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। गद्यांश का जो सबसे उपयुक्त शीर्षक है वो क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खेल का महत्व, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय जीवन, थर्ड ऑप्शन है समय का महत्व और फोर्थ ऑप्शन है रेलगाड़ी की यात्रा। तो अपना जो गद्यांश था उसमें सबसे ज़्यादा किस पे बात की गई थी, ऑल ओवर जो गद्यांश था पूरे में ही समय के ऊपर बात की गई थी। तो हमारा जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा वो भी क्या होगा, समय का महत्व। थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है पठित गद्यांश। आपको गद्यांश को पढ़ना है, इसमें भी आपके 5 अंक का दिया हुआ है। देखते हैं निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब ये है पठित गद्यांश का मतलब है कि जो ये गद्यांश है ये आपकी बुक में से ही दिया गया है और आपका ये पढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो गद्यांश को देखते हैं क्या है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लड्डू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। तो अपन ने ये गद्यांश पढ़ा सुल्तान वाला। इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है अपने को। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन में है फर्स्ट में चेतक, सेकंड ऑप्शन में है बादल, थर्ड ऑप्शन में है सुल्तान और फोर्थ ऑप्शन में है शेर। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सुल्तान, क्योंकि वो अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारा करते थे बाबा भारती। है प्रश्न है बाबा भारती कहाँ रहते थे? नगर में, सेकंड ऑप्शन है महल में, थर्ड ऑप्शन है गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में। तो कहाँ रहते थे वो? गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहा करते थे। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है जंगल में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा। फिर गए नंबर का प्रश्न है संध्या समय बाबा भारती क्या करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है खेतों में काम करते थे, सेकंड ऑप्शन है सुल्तान पर सवार होकर घूमने जाते थे, थर्ड ऑप्शन है बाजार जाते थे और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सो जाते थे। हाँ, तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सुल्तान पर सवार होकर घूमने जाते थे। सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। घ है गद्यांश में प्रयुक्त सुंदर शब्द का विलोम लिखिए। विलोम का मतलब समझते हो उल्टा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अपने को इसमें अच्छा, सेकंड ऑप्शन है कुरूप, थर्ड ऑप्शन है बड़ा और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है छोटा। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुंदर का कुरूप। सुंदर और कुरूप यानी अच्छा रूप नहीं है जो। फिर अंगा नंबर का प्रश्न दे रखा है घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपको जो घोड़ा शब्द है इसका बहुवचन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है घोड़ी, सेकंड ऑप्शन में है घोड़े, थर्ड ऑप्शन है घोड़ों और फोर्थ ऑप्शन है घोड़ा। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड घोड़े, क्योंकि घोड़ा का जो बहुवचन होता है वो होता है घोड़े। आपको थर्ड ऑप्शन के ऊपर आपका जरूर से ध्यान गया होगा कि बहुवचन घोड़ा का घोड़ों होता होगा, लेकिन घोड़ों नहीं होता, घोड़े होता है। ठीक है। फिर थर्ड नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 5 अंक का है और इसमें आपको पद्यांश दिया हुआ है। तो इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसके आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश को पढ़ते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इस पद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है क प्रश्न वो है कवि किस भूमि की प्रशंसा कर रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विदेश की, सेकंड ऑप्शन है जंगल की, थर्ड ऑप्शन है अपनी मातृभूमि की और फोर्थ ऑप्शन है शहर की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपना थर्ड, अपनी मातृभूमि की। फिर ख नंबर का प्रश्न है पद्यांश में स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सोने की खान को, सेकंड ऑप्शन है अपनी मातृभूमि को, थर्ड ऑप्शन है खेत को और फोर्थ ऑप्शन है पर्वत को। तो इसमें भी अपना जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, अपनी मातृभूमि को। फिर आगे गए नंबर का प्रश्न है पहाड़ियों में क्या झर रहा है? तो क्या झर रहा था पहाड़ियों में? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है वर्षा, सेकंड ऑप्शन है झरने, थर्ड ऑप्शन है नदी और फोर्थ ऑप्शन है बादल। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? झरने। पहाड़ियों में क्या झर रहे थे? झरने झर रहे थे।
फिर घ प्रश्न है चिड़िया कहाँ चहक रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है घर में, सेकंड ऑप्शन है पेड़ पर, थर्ड ऑप्शन है जहाड़ियों में और फोर्थ ऑप्शन है खेत में। तो चिड़िया कहाँ चहक रही थी, जहाड़ियों में। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, जहाड़ियों के अंदर। ठीक है। फिर अंगा नंबर का प्रश्न है पद्यांश का मुख्य भाव क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है खेल का महत्व, सेकंड ऑप्शन है प्रकृति से डरना, थर्ड ऑप्शन है मातृभूमि और प्रकृति के प्रति प्रेम और फोर्थ ऑप्शन है यात्रा का वर्णन। तो इस पद्यांश का जो मुख्य भाव है वो है थर्ड, मातृभूमि और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है अपना वो। ठीक है। तो ये जो खंड क था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब खंड ख देखते हैं। इसमें आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से। तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो जो आपका खंड ख है इसमें ये प्रश्न हैं ये 10 नंबर के हैं, 5 प्रश्न हैं 10 नंबर के। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से ही ये क्वेश्चन है। प्रश्न देख लेते हैं। क प्रश्न है मातृभूमि कविता में प्रकृति के कौन कौन से तत्वों का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से तत्वों का वर्णन किया गया है, उत्तर लगा के लिखेंगे अपन। मातृभूमि कविता में ऊंचे हिमालय, दक्षिण में चरण, पखारता सागर, बहने वाली नदियां गंगा यमुना त्रिवेणी, हरे भरे खेत झरने, चहकते पक्षी, आम के घने बाग और मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा जैसे प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया गया है। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं आगे। मेजर ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। तो उत्तर लगा के लिखेंगे अपन। उत्तर में मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य खेल के प्रति उनकी सच्ची लगन, कठोर साधना और बेहतरीन खेल भावना था। अभ्यास के जरिए ही उनके खेल में निखार आया था। फिर आगे गए नंबर का प्रश्न दे रखा है अपने को। बाबा भारती घोड़े की किस प्रकार सेवा करते थे। तो उत्तर लगा के लिखेंगे। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे। वे स्वयं उसे दाना खिलाते, अपने हाथ से उसकी मालिश करते और उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। खरहरा करते मतलब मालिश करते। ठीक है। फिर आगे का प्रश्न दे रखा है अपने को। घ प्रश्न है कविता में सच्चे नागरिक की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो उत्तर लगा के लिखेंगे। उत्तर में कविता में सच्चे नागरिक की विशेषता यह बताई गई है कि वह राष्ट्रभक्त होता है, अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहता है, समाज की भलाई को सर्वोपरि मानता है और हर परिस्थिति में देश का सम्मान बनाए रखता है। फिर अंग नंबर का प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, लास्ट का अंग है। पहली बूंद कविता में कवि ने पहली बूंद की तुलना अमृत से क्यों की है। तो उत्तर लगा के लिखेंगे अपन। पहली बूंद कविता में कवि ने पहली बूंद की तुलना अमृत से इसलिए की है क्योंकि वह सूखी और प्यासी धरती को नया जीवन देती है। जिस प्रकार अमृत पीने से मरे हुए में जान आ जाती है, उसी प्रकार पहली बूंद के गिरने से मुरझाए पेड़ पौधे और बीजों में नई हरियाली व ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो ये 5 प्रश्न थे आपके खंड ख के अंदर, आपकी पाठ्य पुस्तक में से ये दिए गए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन प्रश्नों को याद करें लेना। फिर खंड ग है, इसमें आपके 5 अंक का व्याकरण दिया गया है। तो व्याकरण है खंड ग के अंदर। प्रश्नों को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है निर्देशानुसार उत्तर दे। तो इसमें क प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के साथ जो भूमि जोड़कर नया शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। तो इसके अंदर आपको 2 शब्द दे रखे हैं, जन्म और कर्म। तो जन्म जो शब्द है उसके आगे अपन लिखेंगे भूमि, क्योंकि हमें भूमि शब्द लगा के ही नया शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा, जन्म भूमि। और अर्थ पूछा है तो अर्थ में लिखेंगे वह स्थान जहाँ किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जैसे भारत हमारी जन्मभूमि है। सेकंड में अपने को ऑप्शन के अंदर कर्म दे रखा था, इसमें भी कर्म के साथ अपने को क्या लिखाना है, क्या लगाना है, कर्म के साथ भूमि। तो भूमि जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्म भूमि। तो कर्म भूमि का अर्थ देख लेते हैं, वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति काम करता है या अपने कर्तव्यों को निभाता है। ठीक है। तो जो जन्म है उसके साथ भूमि जोड़ेंगे तो जन्म भूमि बनेगा और कर्म के साथ भूमि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कर्म भूमि बनेगा।
फिर आगे का प्रश्न है, ख प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो इसमें आपको दो शब्द दे रखे हैं, भूमि और आकाश। तो इनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं कि भूमि का पर्यायवाची क्या होता है और आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो आपको जितने पर्यायवाची याद हो, 2-3, वो आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो भूमि का पर्यायवाची क्या होता है, भूमि को क्या क्या बोलते हैं अपन, धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं और धरा। तो क्या हो गया, धरती, पृथ्वी, धरा। इस प्रकार आपको पृथ्वी के जो भूमि के पर्यायवाची हैं वो लिखने हैं। फिर सेकंड है आकाश। तो आकाश को अपन क्या क्या बोलते हैं, तो इसके पर्यायवाची होंगे गगन, नभ, अंबर, और भी लिख सकते हो व्योम, बादल, अनेक पर्यायवाची शब्द इनके होते हैं। तो ये आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। फिर इसके अंदर ही अपने को गए नंबर का प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्द युग्म को योजक चिन्ह की सहायता से लिखिए। तो आपको दो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको योजक चिन्ह लगा के लिखना है। योजक अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो योजक चिन्ह लिखते हैं ना अपन कैसे, एक छोटा सा जो डैश सा बनाते हैं बीच के अंदर, दो शब्दों के बीच के अंदर जो अपन छोटा सा डैश सा क्लिक करते हैं उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो ये आपका 1 अंक का है, आधे आधे नंबर के दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला है अच्छा या बुरा। तो अपन जो या शब्द है इसके स्थान पर अपन योजक चिन्ह लगाएंगे, छोटा सा डैश बनाएंगे। योजक चिन्ह जो छोटा सा डैश होता है वो बनाएंगे, तो योजक चिन्ह लगाएंगे या के स्थान पर। तो क्या बनेगा, अच्छा, फिर योजक चिन्ह, फिर बुरा। फिर सेकंड है छोटा या बड़ा। तो इसमें भी अपन योजक चिन्ह कहाँ पे लगाएंगे, या के स्थान पे। तो इसमें भी अपन योजक चिन्ह लगा के लिखेंगे छोटा या के स्थान पर लिखेंगे अपन योजक चिन्ह, फिर लिखेंगे बड़ा। छोटा, योजक चिन्ह, फिर बड़ा। ठीक है। फिर आगे घ नंबर का प्रश्न दिया हुआ है अपने को, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको मुहावरे दिए गए हैं दो, एक है लट्टू होना, दूसरा है फूले न समाना। तो इनको आपको अर्थ लिखना है और वाक्य के अंदर प्रयोग भी करना है। तो पहला है लट्टू होना। तो इसका अर्थ क्या होगा, किसी पर मोहित होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, रोहन अपने नए खिलौने पर लट्टू हो गया। फिर सेकंड है फूले न समाना, मतलब अत्यधिक प्रश्न होना। फूले न समाना का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक प्रश्न होना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुरस्कार पाकर रीमा फूली न समाई। फिर आगे अंग नंबर का प्रश्न दे रखा है अपने को, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। तो आपको नीचे ये 1 अंक का है, नीचे आपको वाक्य दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है। उस सेंटेंस में संज्ञा पद आपको बताना है कि कौन कौन से उसमें संज्ञा पद है। संज्ञा पद तो आप जानते होंगे, संज्ञा की परिभाषा तो याद होगी ना, किसी स्थान, व्यक्ति आदि, वस्तु आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो अपना जो सेंटेंस है वो देखते हैं, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे। तो किसी जगह, स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आया है, बाबा भारती, ये क्या आ गया, नाम, किसी नाम को बोलते हैं ना संज्ञा। फिर आ गया घोड़े और सुल्तान, ये भी क्या है, संज्ञा शब्द है। अभी इसमें किसी स्थान का नाम नहीं दे रखा, किसी वस्तु का नाम नहीं दे रखा। तो ये इसमें संज्ञा शब्द कौन से हो गए, बाबा भारती और घोड़े और सुल्तान, ये अपना इसमें संज्ञा शब्द हो गया। फिर खंड घ देखते हैं, लास्ट का खंड है आपका खंड घ। इसमें आपको रचनात्मक लेखन कार्य करवाया जाएगा, ये आपका 10 अंक का होगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, यदि आपको अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिले तो आप देश के विकास और प्रगति के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे। या अथवा में आपको दिया हुआ है, कल्पना कीजिए कि आपको अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिला है, बताइए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के लिए क्या क्या योगदान देंगे। तो उत्तर लगा के लिखेंगे। ये आपका 5 अंक का है एक प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न हैं, तो ये 10 नंबर के हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न है। यदि आपको अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिले तो आप देश के विकास और प्रगति के लिए कौन कौन सा कार्य करना चाहेंगे, इसमें अपन उत्तर लगा के लिखेंगे। यदि मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दूंगा या दूंगी।
मैं हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा तथा देश के सभी नियमों का सम्मान करूंगा। मैं अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। मैं सभी लोगों के साथ प्रेम, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करूंगा तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा ताकि भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक या सैनिक बनकर देश की सेवा कर सकूं। मेरा सपना है कि मैं अपने अच्छे कार्यों से भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करूं। फिर 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो आपको किसी विषय पर, मतलब 3 विषय दे रखे हैं, वर्षा ऋतु, मेरी पहली रेल यात्रा और थर्ड है मेरा प्रिय खेल। तो यह आपको 3 विषय दिए गए हैं, वर्षा ऋतु, मेरी पहली रेल यात्रा और मेरा प्रिय खेल। इनमें आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर लिखना है। इस जो आपको 3 विषय दिए हुए हैं, इन तीनों विषयों में से किसी एक पर लिखना है आपको, ठीक है। जो भी आपको अच्छे से आता हो उस पर आपको लिखना है। ये भी आपका 5 अंक का है। तो पहले वर्षा ऋतु पर देख लेते हैं। वर्षा ऋतु भारत की सबसे सुंदर और मन भावन ऋतुओं में से एक है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल जाती है और वातावरण ठंडा व सुहाना हो जाता है। वर्षा का पानी पेड़ पौधों, नदियों और तालाबों को जीवन देता है। किसान इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि अच्छी वर्षा से फसलें लहलहा उठती हैं। बच्चे भी बारिश में खेलना और कागज की नाव चलाना पसंद करते हैं। वर्षा हमें जल का महत्व समझाती है, इसलिए हमें वर्षा जल का संरक्षण भी करना चाहिए। फिर सेकंड है मेरी पहली रेल यात्रा। तो इसके ऊपर देख लेते हैं। मेरी पहली रेल यात्रा मेरे जीवन का एक यादगार अनुभव है। पिछले वर्ष मैं अपने परिवार के साथ रेल से जयपुर गया था। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, रेल की सीटी और प्लेटफॉर्म का वातावरण मुझे बहुत रोचक लगा। रेल की खिड़की से खेत, नदियां, पहाड़ और छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। यात्रा के दौरान हमने मिलकर बातें की और स्वादिष्ट भोजन भी किया। यह यात्रा मेरे लिए बहुत आनंददायक और शिक्षाप्रद रही, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर गए है मेरा प्रिय खेल। तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं। मेरा प्रिय खेल हॉकी है। यह भारत का एक प्रसिद्ध खेल है और मुझे इसे खेलना तथा देखना दोनों बहुत पसंद है। हॉकी खेलने से शरीर स्वस्थ, चुस्त और फुर्तीला रहता है। यह खेल हमें अनुशासन, टीम भावना, सहयोग और कठिन परिश्रम का महत्व सिखाता है। मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ हॉकी का अभ्यास करता हूँ। मेरा सपना है कि मैं भविष्य में एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँ और भारत का नाम विश्व भर में रोशन करूँ। तो आपको ये 3 विषय दे रखे थे। इनमें से आपको जिस पे भी आप बहुत अच्छा लिख सको, उस विषय पर आप इसमें से 50 से 60 शब्दों के अंदर अपना लेख लिखना, ठीक है। तो अपना ये जो PT1 का पेपर है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।